हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल व ईथर। दोस्तों, हम फिनॉल के बारे में अध्ययन कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि फिनॉल जो है वो 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। पहली अभिक्रियाएं ऐसी जिनमें OH समूह भाग लेता है, तो ये अभिक्रियाएं हम पढ़ चुके थे। दूसरी अभिक्रियाएं ऐसी जिनमें बेंजीन वलय भाग लेती है, तो हम फिनॉल की ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे नंबर 2 जिनमें बेंजीन वलय भाग लेती है। और फिनॉल की ऐसी मैं कई सारी अभिक्रियाएं आपको बता चुका था। लास्ट में मैंने बताई थी आपको गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस अभिक्रिया, और अब मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूं और अब हम पढ़ेंगे, शायद जी आएगी। लास्ट में जो गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस अभिक्रिया पढ़ी थी आपने, वो F पढ़ी थी। अब पढ़ोगे G, डफ अभिक्रिया। एक बार ऑल क्लियर कर लो। हम फिनॉल की ऐसी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं जिनमें बेंजीन वलय भाग लेती है, और अब हम पढ़ने वाले हैं डफ अभिक्रिया। फेमस है, नाम है। तो आपको करना क्या है इस अभिक्रिया में, हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं कि डफ अभिक्रिया में क्या होता है। तो हमें करना क्या है, फिनॉल लेना है। ये हमने फिनॉल ले लिया, ढंग से देख ला। और फिनॉल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन ये होता है CH2 का होल 6N4। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन CH2 का होल 6N4। तो फिनॉल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और ऑर्थोबोरिक अम्ल से करानी है। ये ऑर्थोबोरिक अम्ल है, डफ अभिक्रिया पढ़ रहे हो आप। तो फिनॉल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और ऑर्थोबोरिक अम्ल से करानी है। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन इस तरह का होता है, ढंग से देखना। समझो मतलब, देखो इसमें CH2 1 2 3 और 4 और 2 ये रहे 6 CH2 है और 4 नाइट्रोजन है। ये है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। क्लियर? अच्छा, इससे निकल करके आता है नाभिक स्नेही। आपको याद रखना है, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये निकल के आता है CH डबल बॉन्ड NCH3। ये इससे इलेक्ट्रॉन स्नेही आता है। इससे गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस अभिक्रिया आपने इससे पहले पढ़ी थी, उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही ये आता था। उसमें आप फिनॉल की अभिक्रिया अम्ल HCN व HCl के मिश्रण से कराते थे, तो वहाँ ये आता था। और यहाँ ये आता है, इसमें ये H हटा करके आप CH3 जोड़ दो, डायरेक्ट याद रखो। तो फिनॉल की अभिक्रिया जब हम हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और ऑर्थोबोरिक अम्ल से कराते हैं तो ये आता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, और ये बेंजीन वलय की ऑर्थो स्थिति पर अटैक करता है। यहाँ के हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ ये जुड़ जाता है। तो इस तरह का हमको प्रोडक्ट मिलेगा। ढंग से समझने की कोशिश करो। यहाँ OH है, यह H हट करके ये जुड़ जाएगा CH डबल बॉन्ड NCH3, ये जुड़ जाएगा। तो हम जब फिनॉल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और ऑर्थोबोरिक अम्ल से कराते हैं तो ये बनेगा। अब इसमें आपको मैंने बार बार कहा है, अगर आपको C डबल बॉन्ड N बंध तोड़ना है तो इसकी अभिक्रिया तनु अम्ल से करा दो। तनु अम्ल H+H2, तनु अम्ल से कराओगे ये इस तरह से टूटेगा। पिछली वीडियो में भी समझाया था। तो यहाँ पर CHO आ जाएगा और ये इस तरह का उत्पाद बन जाएगा। यहाँ पर तो आ जाएगा CHO, CH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड समूह, सही है। और इधर से बन जाएगा CH3NH2, CH3NH2। तो उत्पाद बनेगा, ये क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड। जानते हो आप,
राइमर्टिमान अभिक्रिया में भी बना था ये। सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा और ये क्या बनी है, प्राथमिक एमीन मेथिलेमीन। तो ये डफ अभिक्रिया है, डायरेक्ट याद रखें। फिनोल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और ऑर्थोबोरिक अम्ल से कराने पर निर्मित उत्पाद का तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन कराने से सैलिसिल एल्डिहाइड व मेथिलेमीन बनता है। तो हम लिख सकते हैं इसमें अब फिनोल की अभिक्रिया किस किस से कराई, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ये रहा हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन व ऑर्थोबोरिक अम्ल से कराने पर हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन व ऑर्थोबोरिक अम्ल से कराने पर निर्मित उत्पाद का तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन कराने से उत्पाद सैलिसिल एल्डिहाइड व मेथिलेमीन बनता है। सैलिसिल एल्डिहाइड व मेथिलेमीन बनता है। क्लियर? वीडियो को पॉज करें और नोट करें। हाँ भाई, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं H। ठीक है, ये तो G देखी हमने, डफ अभिक्रिया। H देखते हैं कोल्बे या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया, एक ही है। इस अभिक्रिया को कोल्बे भी जानते हैं और कोल्बे श्मिट भी कहते हैं। नेक्स्ट H कोल्बे या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। कोल्बे या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया करना क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी। फिनॉल की रिएक्शन जो है ये सब इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको फिनॉल की अभिक्रिया, ये फिनॉल है आपके पास, ढंग से देखना। फिनॉल की अभिक्रिया पहले तो NaOH से करानी है, ये तो आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। फिनॉल अम्ल है, NaOH क्षार है, इसमें से H और इसमें से OH, H2O निकल जाएगा और सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। तो फिनॉल की अभिक्रिया हमने सबसे पहले NaOH से कराई। फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बना। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया आपको CO2 गैस से करानी है। यहाँ पर H चाहिए, CO2 गैस से करानी है। CO2 को इस तरह से लिख देता हूँ, है CO2 गैस से 393 केल्विन ताप और उच्च दाब पर करानी है।
393 केल्विन ताप और उच्च दाब पर करानी है। CO2 के बंध को तोड़ोगे आप, कार्बन से ऑक्सीजन की विद्युत अधिक है, O पे माइनस, कार्बन पे प्लस, सही है। यहाँ ये बंध टूटेगा, यहाँ से कह लूँ H प्लस और यहाँ पर आएगा माइनस, तो H तो यहाँ जुड़ जाएगा O से और ये कार्बन जुड़ जाएगा यहाँ से। तो एक तरह से ये बनेगा, ढंग से देखें तो C डबल बॉन्ड O OH, H प्लस यहाँ जुड़ गया और यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा, यहाँ जुड़ गया, ये बनेगा ना। और ऊपर क्या रहेगा ONA, पर ये ONA का Na इस H से रीअरेंज हो जाएगा, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आ जाएगा Na और यहाँ आ जाएगा H, ये बनेगा। इसको बोलेंगे सोडियम सैलिसिलेट। मतलब सीधी सी बात कहूँ, यहाँ H आया था, यहाँ Na था, ये आपस में एक्सचेंज हो गए और ये बन गया सोडियम सैलिसिलेट। अब इस सोडियम सैलिसिलेट की अभिक्रिया आपको अम्ल HCl से करानी है, तो NaCl निकल जाएगा और यहाँ H आ जाएगा, OH और NaCl निकल करके यहाँ क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH और संग में NaCl। ये क्या बना है, सैलिसिलिक अम्ल। तो हम कह सकते हैं कि फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जो 393 केल्विन ताप व उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया द्वारा सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जो अम्ल HCl से अभिक्रिया द्वारा सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करता है। ये अभिक्रिया है कॉल्वे या कॉल्वे श्मिट अभिक्रिया। लिख करके आपको याद करनी होगी। तो लिखते हैं फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया क्षार NaOH से कराने पर, NaOH से कराने पर NaOH से कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है जो 393 केल्विन ताप व उच्च दाब पर CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया द्वारा सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। सोडियम सैलिसिलेट बनाता है जो अम्ल HCl से अभिक्रिया द्वारा सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करता है। क्लियर? तो एक काम करो दोस्तों, वीडियो को पॉज करो और इसे यहाँ तक नोट करो। कर लिया? इसके बाद पढ़ेंगे हम आई।
और जो है हाइड्रोजन गैसीय अभिक्रिया, ठीक है। तो अब हमको फिनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से करानी है। ये फिनॉल ले लिया मैंने और हाइड्रोजन गैस से इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं। देखो जो फिनॉल है इसमें सभी जगह पर यहाँ पर एक एक एच है ही है, ये बंद टूटेगा और एक एक एच और जुड़ जाएगा, मतलब टोटल 6 एच जुड़ जाएंगे। फिनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से Ni, निकेल, Pt, प्लेटिनम या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करानी है। तो सभी बंद जो है ये 3 इसमें पाइबंद, इनको तोड़ करके एक एक एच जुड़ जाएंगे। तो टोटल कितने एच जुड़ जाएंगे? 6। तो ये फिनॉल कुछ इस तरह का हो जाएगा। ढंग से देखो, यहाँ OH जुड़ रहा है ना, एक एच यहाँ जुड़ जाएगा, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ। बात को समझो भाई, बड़ी कठिन लगेगी नहीं तो मेरी बात। भाई हम फिनॉल में देखो यहाँ पर एक एक एच तो पहले से ही है भाई। अब 6 एच और जुड़ रहे हैं तो यहाँ 2 हो जाएंगे, यहाँ 2, 2 यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एच, 11 एच हो जाएंगे। पहले से 5 हैं, 1 2 3 4 5 और 6 अब जुड़ गए। तो ये बना साइक्लोहेक्सेनॉल। ये फिनॉल नहीं है, अब क्या बना? साइक्लोहेक्सेनॉल। तो हम कह सकते हैं कि फिनॉल की अभिक्रिया NiPt या Pd उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से कराने पर उत्पाद साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। तो हम लिख सकते हैं अब फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया NiPt या Pd उत्प्रेरक की उपस्थिति में, Pd मतलब पैलेडियम, उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 गैस से कराने पर उत्पाद साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। उत्पाद साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। कर ले नोट। अब इसके बाद दोस्तों हम फिनॉल की तीसरी तरह की अभिक्रिया पढ़ेंगे। हम फिनॉल की 2 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं। क्लियर? हम फिनॉल की पहली कौन सी अभिक्रिया पढ़ चुके हैं? हम फिनॉल की पहली पढ़ चुके हैं। पहली तो कौन सी पढ़ चुके हैं, पहले ये बात करो।
हम फिनॉल की पहली तो पढ़ी थी हमने ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें OH समूह भाग लेता है। दूसरी हमने फिनॉल की ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ी थी जिनमें बेंजीन वलय भाग लेती है, वो यहाँ खत्म हुई। ये सब अभिक्रियाओं में बेंजीन वलय तो भाग ले रही है। और लास्ट में अब हम पढ़ेंगे फिनॉल की संघनन अभिक्रियाएं। संघनन अभिक्रियाएं ऐसी होंगी जिनमें छोटे अणुओं का निष्कासन होता है। तो लास्ट में हम पढ़ेंगे अब फिनॉल की कौन सी अभिक्रियाएं, संघनन अभिक्रियाएं। नंबर 3 आएंगी, 3 तरह की अभिक्रिया देता है ना फिनॉल। तो तीसरी पढ़ेंगे हम संघनन अभिक्रियाएं। संघनन अभिक्रियाएं, इसमें आपको करना क्या है, आपको फिनॉल की अभिक्रिया, ठीक है, मेरे शब्दों को सुन रहे होंगे आप, इसमें आपको फिनॉल की अभिक्रिया तो इसमें आपको फिनॉल की अभिक्रिया ढंग से देखना। संघनन अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, पहली पढ़ रहे हैं ए, एसीटोन से अभिक्रिया। संघनन अभिक्रियाओं में छोटे अणुओं का निष्कासन होगा। ए कौन सी पढ़ रहे हैं, एसीटोन से अभिक्रिया। इसमें आपको फिनॉल की अभिक्रिया एसीटोन से करानी है। एसीटोन ये होता है, ढंग से देख लेना, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, कई बार पहले भी आ चुका है। एक कीटोन है, इसमें ये कार्बोनिल समूह है, इसका कार्बन दोनों दो कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसकी अभिक्रिया फिनॉल से करा रहे हो आप। ऐसे लिख सकते हैं हम फिनॉल को, यहाँ सब जगह H है ही है, तो इसमें से H2O का निष्कासन हो जाएगा। जब फिनॉल की अभिक्रिया आप एसीटोन से कराते हो उच्च ताप पर, तो जल का निष्कासन हो जाएगा H2O और एक उत्पाद बनेगा। ये ऐसा उत्पाद बनेगा, ढंग से देखो, CH3 से C कनेक्ट है, इधर CH3 है, ये दो आधे बंद दो बेंजीन वलय से जुड़ जाएंगे। इस तरह से यहाँ OH है, तो ये एक जटिल सा उत्पाद बनेगा, इसका नाम है बिसफिनॉल A। बिसफिनॉल A ये बनेगा। तो याद रखें, एक लाइन लिख सकते हैं, फिनॉल की अभिक्रिया उच्च ताप पर एसीटोन से कराने पर उत्पाद बिसफिनॉल A बनता है। संघनन अभिक्रिया है, जल के अणु का क्या होता है, निष्कासन। तो हम लिख सकते हैं फिनॉल की अभिक्रिया उच्च ताप पर एसीटोन से कराने पर, एसीटोन से कराने पर उत्पाद बिसफिनॉल A बनता है, इसका नाम है ये, ठीक है। एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और यहां तक इसे नोट करो। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे नंबर 2 या B। ए तो ये पढ़ी हमने, और B पढ़ेंगे
ठीक है। बी पढ़ेंगे, ए तो पढ़ी हमने एसीटोन से अभिक्रिया, और बी पढ़ेंगे थैलिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। तो आपको करना क्या है, फिनॉल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से करानी है। ये फिनॉल ले लिया, थैलिक एनहाइड्राइड लेते हैं पहले। तो थैलिक एनहाइड्राइड इस तरह का होता है, देख लो। ये बेंजीन वाला है, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ NH। ये है थैलिक एनहाइड्राइड। क्लियर। और इससे अभिक्रिया आपको किसकी करानी है, फिनॉल की। मुझ पे गलती हुई, ये थैलिक एनहाइड्राइड नहीं है, ये है थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है। अब थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया आप, वो तो थैलेमाइड था जो मैंने अभी बनाया था ना, थैलेमाइड। थैलेमाइड नहीं है, थैलिक एनहाइड्राइड लेना है, ये लेना है। और इसकी अभिक्रिया आपको किससे करानी है, फिनॉल से। तो इसको ऐसे बना लेते हैं, ये फिनॉल हो गया, यहाँ OH और यहाँ OH। यहाँ H, यहाँ H, तो इसमें से H2O निकल जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से ही है, एसीटोन की तरह। तो यहाँ से O, 2 आधे बंद बचेंगे, और यहाँ से H2, 2H। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगी अभिक्रिया उच्च ताप पर। ठीक है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया उच्च ताप पर होगी, जल का निष्कासन हो रहा है और उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा, बनाता हूँ इधर। ये देखो नीचे तो ये बचेगा, इधर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ O है, यहाँ C है। अब C से 2 बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगी। दो बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगी इस तरह से, है ना। और ऊपर इनमें OH है, ये बना, इसको बोलते हैं फेनोफ्थलीन। क्या बोलते हैं, फेनोफ्थलीन। तो हम लिख सकते हैं क्या, कि फिनॉल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से कराने पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में उच्च ताप पर उत्पाद फेनोफ्थलीन बनता है। ये आपको याद रखनी है, ये संघनन अभिक्रिया हैं। तो हम कह सकते हैं फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया उच्च ताप पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड से कराने पर उत्पाद फेनोफ्थलीन बनता है। फेनोफ्थलीन बनता है। अब एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो। एक लास्ट संघनन अभिक्रिया और देख लो। एक एसीटोन से देखी, एक थैलिक एनहाइड्राइड से देखी आपने, एक लास्ट और देख लो। नोट कर लिया ना। एक लास्ट
बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड आपने पहले भी देखा है, इस तरह का होता है। ये बेंजीन है, ये N2+ Cl-, ऐसा होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N+N+ Cl-। ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, कोई समस्या है क्या? देखना इधर, N+N+ Cl-। ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है और इसकी अभिक्रिया आप फिनोल से करा रहे हो। ये जितनी भी संघनन अभिक्रिया पड़ी है ना, फिनोल से H निकलता है, तो यहाँ से निकल जाएगा H+ और Cl- HCl। HCl निकल जाएगा। जब फिनोल की अभिक्रिया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से कराओगे तो क्या बचेगा? N+N, यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस बचेगा ना, H+ निकला है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे दोनों। मतलब कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह का उत्पाद बनेगा। ये बेंजीन N+N, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो दोनों ये बेंजीन वाला इससे कनेक्ट हो जाएगी और लास्ट में OH है। ये बना, इसका नाम है, देखो OH जुड़ रहा है पैरा पर, पैरा हाइड्रोक्सी, ये पूरा बचा हुआ है एजोबेंजीन, मतलब इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। नाम भी याद रखना, ये बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो जब हम फिनोल की अभिक्रिया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से कराते हैं तो हम लिख सकते हैं फिनोल की अभिक्रिया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से कराने पर उत्पाद पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। वीडियो को पॉज करो, नोट करो। कर लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों ईथर, ठीक है। तो अब हम ईथर के बारे में, तो अब हम एल्कोहल पढ़ चुके हैं, फिनोल पढ़ चुके हैं और चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अब ईथर। तो हम आज ईथर के बारे में पढ़ेंगे। अब ईथर के बारे में पढ़ेंगे। बात है ईथर क्या होता है।
ईथर वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु दो एल्किल समूहों से, ईथर वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु दो एल्किल समूहों से, एल्किल समूह जानते हैं, एल्केन में से H हटे तो एल्किल समूह, ठीक है, जैसे मैथिल एथिल। अच्छा, दो एरिल समूहों से, एरिल समूह का मतलब है बेंजीन वलय, ये भी ईथर है। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु दो एल्किल समूहों से या दो एरिल, एरिल मतलब बेंजीन वलयों से, सही है, या एक एल्किल व एक एरिल समूह से जुड़ा होता है, ऐसा भी हो सकता है। ये ईथर है, ये तीनों ही ईथर हैं। तो ईथर में अपन कह सकते हैं ईथर वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु दो एल्किल समूहों से या दो एरिल समूहों से, एरिल समूह का मतलब बेंजीन वलय, या एक एल्किल व एक एरिल समूह से जुड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं ईथर में ऑक्सीजन परमाणु ईथर में ऑक्सीजन परमाणु दो एल्किल समूहों से, दो एल्किल समूहों से कोमा एक एल्किल व एक एरिल समूह से, दो एल्किल समूहों से कोमा, ये लिखता हूं पहले, दो एरिल समूहों से या एक एल्किल व एक एरिल समूह से जुड़ा होता है, एक एल्किल व एक एरिल समूह से जुड़ा होता है। एक एल्किल व एक एरिल समूह से जुड़ा होता है। दो एल्किल समूहों से, दो एरिल समूहों से या एक एल्किल व एक एरिल समूह से जुड़ा होता है। अब बात आगे सुनो मेरी। देखो ईथर जो होते हैं दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सम्मित ईथर और एक होता है असम्मित ईथर। मैं आगे कह रहा हूं, आपसे बात को समझो। ईथर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, ईथर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं सममित ईथर, सम्मित ईथर कैसे होते हैं? सम्मित ईथर में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल समूह या दोनों एरिल समूह, एरिल समूह का मतलब बेंजीन वलय, एक समान होते हैं। मतलब यदि कोई ईथर में ऑक्सीजन से जुड़े हुए ये दोनों समूह, दोनों एल्किल समूह या दोनों एरिल समूह एक जैसे हों, तो ऐसे ईथर को हम बोलेंगे क्या? सम्मित ईथर। अरे ऑक्सीजन के इधर वाला भाग और इधर वाला भाग दोनों एक जैसे हों तो सम्मित ईथर है। तो हम कह सकते हैं इस ईथर में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल या एरिल समूह एक समान होते हैं। ऐसा ईथर कहलाएगा सम्मित ईथर। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, नीचे लिखता हूँ, मैंने लिखा CH3OCH3, इसमें ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल समूह एक समान है, ये सम्मित ईथर है। मैंने लिखा CH3CH2OCH2CH3, ये भी सम्मित ईथर है, ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल समूह एक समान है। पहचान गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने ये लिखा, इसमें ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एरिल समूह एक जैसे हैं, ये भी सम्मित ईथर है। मतलब ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों समूह एक जैसे आए तो सम्मित ईथर। क्लियर?
और दूसरे कैसे होंगे, असम्मित ईथर। अब आप इसको भी समझ गए होंगे। असम्मित ईथर में क्या होगा, ठीक है। असम्मित ईथर में ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल या एरिल समूह एक समान नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं इस ईथर में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल या एरिल समूह एक समान नहीं होते हैं। एल्किल या एरिल समूह एक समान नहीं होते हैं। दोनों एल्किल या एरिल समूह एक समान नहीं होते हैं। जैसे मैंने ये लिखा CH3O CH2CH3, आप समझ गए होंगे ये सम्मित ईथर है या असम्मित। असम्मित मैंने ऐसे लिखा, अब समझ गए आप। एक तरफ CH3 फिर O और फिर बेंजीन रिंग। अब इसमें ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल या एरिल समूह एक जैसे नहीं है ना, ये है असम्मित ईथर। तो ये नोट करो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक। कर लिया ये नोट आपने। अब हम बात करते हैं दोस्तों ईथरों के नामकरण की, ठीक है। तो अपनी हेडिंग है नेक्स्ट, ईथरों का नामकरण। ठीक है, हम बात करते हैं ईथरों के नामकरण की। अब सुनो मेरी बात को समझो। पहले सम्मित ईथर की बात करते हैं। सम्मित ईथर का सामान्य नाम लिखते समय, जब आप सम्मित ईथर का सामान्य नाम लिखें तो पहले सम्मित ईथर का बात कर रहा हूं मैं। सम्मित ईथर का सामान्य नाम लिखते समय पहले डाई लिखना है आपको, फिर एल्किल या एरिल समूह का नाम और अंत में अनुलग्न ईथर लिखना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये समझाऊंगा, पहले मैं लिख देता हूं। सम्मित ईथर का सामान्य नाम लिखते समय, तो बात चल रही है सामान्य नामकरण की। सम्मित ईथर का सामान्य नाम लिखते समय, पहले डाई लिखना है आपको, कॉमा, बाद में एल्किल या एरिल समूह का नाम, बाद में एल्किल या एरिल समूह का नाम, बाद में एल्किल या एरिल समूह का नाम तथा अंत में अनुलग्न ईथर लिखते हैं। तो सम्मित ईथर का सामान्य नाम लिखते समय पहले डाई, बाद में एल्किल या एरिल समूह का नाम, अंत में अनुलग्न ईथर लिखते हैं। जैसे ये लिखा मैंने आपके सामने
CH3OCH3। पहले तो देखो सममित ईथर है या नहीं है, है। ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल समूह एक जैसे हैं, तो अब इसका आपको सामान्य नाम लिखना है। तो पहले लिखोगे डाई, फिर एल्किल समूह का नाम, इसमें दोनों एल्किल या एरिल समूह का नाम। इसमें जो एल्किल या एरिल समूह एक जैसे होंगे ना, तो एक का नाम लिख दो, डाईमेथिल। और अंत में क्या लिखोगे, अनुलग्न ईथर। इस तरह से लिखोगे, है। जैसे मैंने आपको ये दिया CH2CH3OCH2CH3, सम्मित ईथर ही तो है ये। ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल समूह एक जैसे हैं, तो पहले डाई, फिर एल्किल या एरिल समूह का नाम एथिल। एथिल ही है ना ये, या इधर वाला एथिल, एक ही बात है। और अंत में ईथर। सही है। मैंने ये लिखा ओ, ये भी बेंजीन रिंग, तो इसका नाम होगा डाई फेनिल। पहले डाई, फिर एल्किल या एरिल समूह का नाम, इसका फेनिल नाम होता है ईथर। क्लियर? पोज करो, नोट करो। ये नोट करा। अब हम बात करते हैं असम्मित ईथर की। ये तो सम्मित ईथर की बात करी, अब असम्मित ईथर का सामान्य नाम कैसे लिखेंगे? देखो इधर, असम्मित ईथर का सामान्य नाम लिखते समय पहले असम्मित ईथर का सामान्य नाम लिखते समय पहले दोनों, पहले अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, समझना, भाई असम्मित ईथर में दोनों एल्किल या एरिल समूह समान होंगे कि अलग अलग? अलग अलग होंगे। तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दोनों एल्किल या एरिल समूहों का नाम लिखते हैं। अंग्रेजी मतलब अपन क्या करना है भाई, असम्मित ईथर में दोनों समूह जो होते हैं ऑक्सीजन से जुड़े हुए अलग अलग होते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर पहले दोनों के नाम लिखने हैं। दोनों एल्किल या एरिल समूहों का नाम लिखते हैं तथा अंत में अनुलग्न ईथर लिखते हैं। क्लियर? तथा अंत में अनुलग्न ईथर लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? देखो इधर, जैसे मैंने लिखा, ये है आपके पास CH3O CH2CH3, ये एक असम्मित ईथर है। ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल या एरिल समूह अलग अलग हैं, एक मेथिल है और एक एथिल है। तो पहले आपको दोनों के नाम लिखने हैं अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। मेथिल है, मेथिल की मीनिंग M से चालू होती है और एथिल की मीनिंग E से चालू होती है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर पहले एथिल लिखोगे, फिर मेथिल। नाम दोनों के लिखने हैं पर अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, पहले एथिल फिर मेथिल और अंत में वही अनुलग्न क्या लगेगा, ईथर। तो इनका सामान्य नाम ऐसे लिखना है, एथिल मेथिल ईथर। क्लियर? और लिख देता हूं एग्जाम्पल। मैंने लिखा CH3O, तो आप समझ गए होंगे, एक तरफ फेनिल और मेथिल। अंग्रेजी वर्णमाला में मेथिल का M पहले आता है, फेनिल का P। फेनिल की मीनिंग P से चालू होती है। कई फेनिल की मीनिंग F से समझते हैं, नहीं P से। तो मेथिल
का एम और फेनिल का पी, तो अंग्रेजी वर्णमाला में एम पहले आता है तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल फेनिल ईथर। समझ गए मेरी बात? नहीं समझे अब भी? इस तरह से ये तो हो गया सामान्य नाम। अब आईयूपीएसी नाम की बात करें। ईथरों का आईयूपीएसी नाम आईयूपीएसी के नियमों के आधार पर लिखा जाएगा, ये तो फिक्स है। आईयूपीएसी पद्धति में जो ईथर समूह है वो प्रतिस्थापी माना जाता है, क्रियात्मक समूह नहीं होता। जैसे हैलोजन समूह जो होता है वो प्रतिस्थापी माना जाता है, ऐसे ही आईयूपीएसी पद्धति में ईथर समूह प्रतिस्थापी माना जाता है और जिसका पूर्व लग्न, प्रतिस्थापी का पूर्व लग्न लिखते हैं, जैसे Cl का क्लोरो। अनुलग्न तो क्रियात्मक समूह का लिखा जाता है। आईयूपीएसी पद्धति में ईथर समूह प्रतिस्थापी माना जाता है जिसका पूर्व लग्न एल्कोक्सी लिखते हैं। तो एक बात और कही मैंने, आईयूपीएसी पद्धति में, इसको समझाऊंगा मैं अभी आपको, है ना। आईयूपीएसी पद्धति में ईथर समूह प्रतिस्थापी माना जाता है। ठीक है, जिसका पूर्व लग्न एल्कोक्सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल्कोक्सी। पोज करो और यहां तक नोट करो, फिर आगे समझाता हूं मैं आपको कैसे लिखते हैं। कर लिया नोट? अब मैं आपको समझाता हूं कैसे लिखते हैं। देखो इधर, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, ढंग से देखना, CH3OCH3 ये एक ईथर है और इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो आईयूपीएसी नाम लिखते समय सबसे पहले करते हैं कार्बन की श्रृंखला का चयन। इसमें एक कार्बन की श्रृंखला आएगी, आ गई। अब नंबरिंग हो गई। कार्बन की श्रृंखला बड़ी चयन करनी है, एक कार्बन की श्रृंखला ही आएगी, चाहिए चयन कर लो, चाहिए। नंबरिंग हो गई। अब आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। आईयूपीएसी नाम में पहले कार्बन की श्रृंखला का चयन, फिर नंबरिंग और आयु। अब ये पूरा प्रतिस्थापी माना जाएगा इसमें आईयूपीएसी में। भाई बाहर दो ही चीज दिखती हैं, प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह, ये पहले प्रतिस्थापी लिखा जाएगा। आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, फिर एल्क और अंत में एन, ऐसे लिखते हैं ना। प्रतिस्थापी का नाम वन पर जुड़ रहा है, इसका नाम क्या है? अभी लड़का कह रहा था, आपने बताया था एल्कोक्सी, मैंने कि नहीं, इसका नाम है मेथोक्सी। मतलब मैथिल का एल हटाओ, मैथ रह गया, ये मैथिल है, एल हटाओ, मैथ रह गया, ओक्सी, मैथोक्सी बन गया। तो वन मैथोक्सी, पहले प्रतिस्थापी, फिर क्या लिखोगे? एल्क। कार्बन की संख्या जो श्रृंखला में उसके आधार पर एल क्या आएगा? मैथ, और अंत में एन। तो इसका आईयूपीएसी नाम है वन मैथोक्सी मैथेन। मतलब आईयूपीएसी नाम ऐसे लिखा जाएगा, पहले लिखा जाता है पहले प्रतिस्थापी का नाम, फिर उसके बाद एल्क लिखते हैं, फिर एन लिखते हैं और अंत में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। यहाँ क्रियात्मक समूह होगा ही नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, समझने की फिर कोशिश कर लो। मैंने लिखा CH3 CH2O CH2 CH3। सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला दो की चयन करोगे, चाहे इधर। नंबरिंग हो गई, ये पूरा प्रतिस्थापी बन गया। अब बताओ क्या लिखोगे? सबसे पहले वन पर ये क्या लिखोगे? एथोक्सी, ये एथिल है, एल हटाओ, ऑक्सी लगाओ, वन एथोक्सी हो गया। फिर प्रतिस्थापी, फिर अब एल्क लिखोगे। कार्बन की संख्या जो श्रृंखला में है, दो कार्बन है, एल्क क्या आएगा? एथ और पीछे एन, तो इसका नाम है वन एथोक्सी एथेन। क्लियर? और बताता हूं, मैंने लिखा ये बेंजीन है O और इससे CH3, तो नंबरिंग बेंजीन में होगी, कार्बन की श्रृंखला बेंजीन में चुनी जाएगी। तो ये पूरा प्रतिस्थापी है, तो वही वन मैथोक्सी और
फिर इसका नाम क्या है, बेंजीन, तो इसका IUPAC नाम बन गया 1-मेथॉक्सी बेंजीन। तो हमें इस तरह से काम करना है। वीडियो को पॉज करो दोस्तों, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे हम बात करेंगे आपसे। क्लियर? अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।